जय हिंद। दिस इज भूमि, क्लास 11th फ्रॉम डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल बरेली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट चैनल अनुभव की बातों में। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है हमारे क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी श्री संतोष जी मुगदल। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल अनुभव की बातों में। सर, आपने आपका इतना कीमती वक्त निकाला, आपके इतनी बिजी स्केड्यूल में आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहूंगी। जी जी। सर, हाउ आर यू? हम बढ़िया हैं बेटा, आप कैसे हैं? सर, आई एम ऑल्सो फाइन। जी बेटा। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पॉडकास्ट है अनुभव की बातें। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, जैसे सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, सबने बचपन से प्री डिसाइडेड करके रखा होता है या फिर बाद में जाके डिसाइड करते हैं कि उनको क्या बनना है। सर, आप इस मुकाम पर हैं, आप ऐसी पोजीशन पर हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये हमारे लिए। सर, आप बता सकते हैं आपने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली? हम बेसिकली एक गांव से रहने वाले हैं। हमारे गांव का नाम पुलिया है, जो कि तहसील मौठ और जिला झांसी उत्तर प्रदेश में आता है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय था, उसमें हमने 5वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। हमारा विद्यालय बहुत ही अच्छा विद्यालय था। हमारे जो गुरुवर थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे। और उस ज़माने में एक जो पाटी होती थी वो लकड़ी की होती थी और खड़िया से लिखाते थे, और बाँस की कलम होती थी, और एक स्याही की नीले रंग की एक टिकिया आती थी, उससे स्याही बनाते थे और उससे जो है राइटिंग वगैरह ठीक से हमारे गुरु लोग सिखाते थे। वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। ओके सर, आपकी कॉलेज लाइफ? उसके बाद फिर हमने 8वीं तक झांसी पढ़ाई की। 8वीं के बाद हायर सेकेंडरी दमोह भिंड जिले से किया। उसके बाद फिर 12th भांडर से किया। कॉलेज लाइफ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया से किया। पीजी कॉलेज दतिया से किया। ग्रेट सर। सर, आपका जो सिविल सर्विसेज का जो आपका ड्रीम है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड था आपने या फिर कॉलेज में आकर डिसाइड किया? जब हम कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तो एक हमारे सर थे श्री संतोष श्रीवास्तव जी, बॉटनी जूलॉजी के एचओडी थे। उन्होंने कहा था कि कोई सी भी नौकरी सभी के लिए बनी है, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो अधिकारी का हो, चाहे वो राजनेता का हो। तो बस ऐसे ही सोचा था कि सबके लिए बनी है तो मेरे लिए भी बनी है, इसलिए पढ़ाई की। सर, जैसे आप आज की जनरेशन देख रहे हैं, सर आप आज की जनरेशन देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है और पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा ऑप्शंस हो गए, मल्टीपल ऑप्शंस हो गए हैं। आज बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको अपने गोल्स को लेकर क्लैरिटी नहीं है अभी से कि क्या बनना है। तो सर, आप ऐसे कुछ सजेस्ट कीजिए बच्चों को ताकि वो अपने गोल्स को अभी से सेट कर सकें। बच्चों से यही कहना है कि वो अपने लक्ष्य को अभी से तय करें। अगर उन्हें गेम्स में जाना है तो वो गेम्स को अपना मेन बिंदु बनाएं। पढ़ाई में जाना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अन्य गवर्नमेंट जॉब है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, तो सबके लिए एक अलग स्थान है। और पढ़ाई का एक ही क्षेत्र है, एक ही मापदंड है, कठोर मेहनत। किसी भी क्षेत्र में जाना हो, विद्यार्थी को या बच्चे को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बिना मेहनत के कोई सा भी गोल नहीं मिलना है, चाहे वो अपनी खुद की पढ़ाई हो, घर का काम हो, जो भी काम हो, बच्चों को कठोर मेहनत करना ही चाहिए। भले जैसा आपने कहा सोशल मीडिया का ज़माना है तो भी सोशल मीडिया के ज़माने में भी उस टूल्स का यूज लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए बच्चे अच्छे से कर सकते हैं। राइट सर, जैसे हम गोल्स को सेट कर लेते हैं, सेट करना एक स्टेप हो गया, बट हम अभी तक अपनी मंजिल पर पहुंचे नहीं हैं। आपने भी अपने गोल्स को सेट किया होगा, लेकिन डिफिकल्टीज तो आती ही हैं। सर, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज आई, फिर आपने कैसे उनको फेस किया? हमने बीएससी के साथ में सोचा था कि
पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हमने स्टार्ट की तो बीच में जो आपने कहा कि डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो दिमाग में आया कि बहुत लंबी जर्नी है, हो सकता है मे बी पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या करेंगे। हाँ। तो इस बीच मैंने अपनी कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया 94 से, और मैंने 98 तक कोचिंग की। कोचिंग के बाद चूँकि पढ़ाने से ज़्यादा स्किल आया मेरे अंदर। राइट। पढ़ाने से चूँकि हम जब बच्चों को पढ़ाते थे तो कोई गलती नहीं हो ये सुनिश्चित करते थे। तो मतलब गलती रहित पढ़ाना, उस कारण से फिर मुझे लगा कि अब हम कर लेंगे। तो फिर वो 98 में मैंने दिया, तो फिर वो पीएससी में नायब तहसीलदार में हो गया। नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर के तहसीलदार, फिर तहसीलदार से प्रमोट होकर के अभी डिप्टी कलेक्टर में। डिफिकल्टीज तो आई हैं, सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज एक पार्ट है हमारी लाइफ का। विदाउट डिफिकल्टीज गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। वो तो आवश्यक भी है। यदि वो डिफिकल्टी नहीं आएंगी तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति सफल हो ही नहीं पाता है। राइट। सफल होने के लिए डिफिकल्टीज आना बेहद जरूरी है, बट उन डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करना एक अपने अंदर से, अपने खुद के तरीके से उन्हें सॉल्व करना ही चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। राइट सर, जैसे आप जानते हैं डाउनफॉल्स होते हैं लाइफ में। सब बच्चे डिमोटिवेटेड, आजकल के बच्चे इतना डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, सोसाइटीज़ की वजह से हो जाते हैं। और इतना कंपटीशन बढ़ गया है, स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। और एजुकेशन की फील्ड में इतनी रेस है, बच्चों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्रिमिनल थॉट्स तक आते हैं। तो जब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, सर वो अपने आप को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी लाइन है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री जी थे तब उन्होंने लिखी थी जी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, जी। कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। मुझे लगता है बच्चों को ये लाइन याद कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर लाइनें हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय की कि क्या हार में क्या जीत में। बच्चों को ये सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि कठोर मेहनत का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है और हार और जीत कोई मायना नहीं है। जैसे उनकी लाइन है क्या हार में जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यही भी सही वही भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। जैसा कि अपने भगवत गीता में भी लिखा है जी। कर्म करते जाना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है, कठोर मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को कभी किसी भी दिशा में गलत सोचना ही नहीं चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम कठोर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसकी गारंटी है अच्छा होना है। जी, आपकी लाइंस याद रखेंगे हम। सर हाल ही में एक इंसिडेंस हुआ है वेस्ट बंगाल कोलकाता में। इंडिया में क्राइम रेट रेशियो इतना इंक्रीज हो रहा है। जैसे रिसेंटली इंसिडेंस मैंने आपको बताया, वो डॉक्टर थी मोमिता देवनाथ, वो अपनी वर्क प्लेस पर काम कर रही थी। उन्होंने इतने स्ट्रगल से उस मुकाम पर पहुंची थी। उन्होंने कितने सारे कंपटीशन एग्जाम को पास किया होगा, इतना स्ट्रगल किया होगा और वो उस मुकाम पर इतनी मेहनत के बाद पहुंची। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये घटना नहीं होनी थी पर घट गई है। तो हम लोग भी अभी इसी फेज में अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर ऐसा कुछ बताइए ताकि गर्ल्स सेफ फील कर सके, अपने आप को सेफ कैसे रखें वो? बेटा उसके लिए एक ही तरीका है, हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा समय का ध्यान रखना चाहिए। जॉब के अपने तौर तरीके हैं और हमेशा जो गर्ल्स हैं उन्हें कोई सी छोटी सी भी चीज़ अगर उन्हें लगती है कि ये, क्योंकि ये फील आ ही जाता है कि किसी के देखने के तरीके से या जहाँ वो वर्क कर रही हैं, जब वहाँ बेटियाँ पढ़ रही हैं, तो उन्हें अपने कॉलेज की, जैसे मान लो आप विद्यालय में, तो अगर कहीं अनसेफ लगता है तो अपने तत्काल पेरेंट्स को सबसे पहले बताना चाहिए। पेरेंट्स को बताएं। आपके डेफिनेटली जो प्लेस है वहाँ ऐसा नहीं है कि सब जगह खराब लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। अगर वहाँ डॉक्टर बिटिया की बात है तो मुझे लगता है कि अगर वो बिटिया को कुछ लगा हो तो उन्हें तत्काल बताना था, रिएक्ट करना था। और डेफिनेटली जहाँ एकांत प्लेस हो वहाँ एकांत में एकांत जाना ही नहीं चाहिए। मतलब जहाँ, अब चूँकि जॉब की परेशानियाँ अलग हैं, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि गर्ल्स को हमेशा जो है सावधान तो रहना ही चाहिए। मतलब हमेशा अलर्ट मोड में रहना चाहिए और
जो अपना प्रिवेंशन है, अपना बचाव डेफिनेटली रखना चाहिए। सर ऐसे कुछ सेफ्टी रूल्स या डिवाइस आप बता सकते हैं ताकि वो अपने आप को सेफ रख सके? सेफ्टी रूल्स में जैसे कि अपने पास आजकल डिवाइस में मोबाइल है, मोबाइल में लोकेशन का एक है, मोबाइल में एक जो वीडियो कॉल वाला सिस्टम है। उसके अलावा बच्चों के पास लोकल पुलिस के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी नंबर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के नंबर होना चाहिए। और बच्चों को इन चीज़ों को यूज मतलब जैसे अपने पेरेंट्स को लगाना, बताना, और छोटी से छोटी बात को अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करना चाहिए। राइट। छोटी से छोटी बात को, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स से अच्छा बच्चों का दोस्त कह लें। हमें लगता है हर बच्चा अपने पेरेंट्स में भगवान की तरह उन्हें देखता है। तो अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताएं, और बच्चों को स्वयं अलर्ट ही रहना चाहिए। और हर इंस्टीट्यूशन में अच्छे लोग भी हैं, अगर जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में खुरापात हैं, बट मुझे लगता है खराब से ज़्यादा अच्छे लोग ज़्यादा हैं। तो अच्छे लोगों को अपन को समझ में आ जाता है कि कौन अच्छे हैं कौन खराब है, और अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए बच्चों को। ओके सर। सर सिर्फ गर्ल्स को ये सब फॉलो करना चाहिए, बॉयज़ की अपब्रिंगिंग्स कैसी होना चाहिए, उनकी परवरिश भी करनी चाहिए? एक्चुअली बॉयज़ को भी उनके पेरेंट्स को, बच्चों को हमेशा पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि वो ये देखें कि दूसरे की बेटी उनकी बहन है। राइट। एक फील उनके दिमाग में अगर ये आ जाए, किसी व्यक्ति के दिमाग में किसी की बेटी उसकी बेटी आ जाए और किसी की बहन अपनी बहन आ जाए, तो मुझे लगता है कि फिर वो एक समाज प्रोटेक्शन में सबके खड़ा रहेगा। कहीं कोई बेटी के साथ कोई बात हो रही तो हर व्यक्ति को, चलते फिरते व्यक्ति के भी दिमाग में ये भाव रहना चाहिए कि मेरी बेटी भी इसी स्थिति में हो सकती है। तो हर व्यक्ति को दूसरे की बेटी में अपनी बेटी समा जाए, दूसरे की बहन में अपनी बहन समा जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे बॉयज़ में जिनके अंदर ये फील आ जाएगा तो डेफिनेटली सारी चीज़ें, गलत बातें शून्य हो जाएंगी। राइट सर। सर इसमें इस सब चीज़ों में स्कूल अपने क्या योगदान दे सकता है? विद्यालय तो एक मंदिर है, और मंदिर में चूँकि जो आपका शिक्षा आश्रम या विद्यालय है, विद्यालय में एक प्रकार से जब जहाँ को एजुकेशन है तो वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स साथ ही पढ़ते हैं। तो ये भाव उन लोगों के अंदर ऐसा एक अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने कार्यों के हिसाब से उनके अंदर डालना ही चाहिए। और उनके अंदर मुझे लगता है अच्छे स्थानों पर अच्छे भाव बच्चों में इसी प्रकार के रहते हैं। और ऐसे जो कोई केसेस होते हैं वो बिरले ही आते हैं। उन बिरले केसेस के लिए उनका जो निदान है वो जागरूकता ही है और समझदारी ही है। हाँ, थैंक यू सर। सर पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की परवरिश एक जैसी ही करनी चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं? करना ही चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स की परवरिश में कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि बेटा या बेटी की परवरिश में या रख रखाव में मुझे तो नहीं लगता कि कोई अंतर होता है आज की तारीख में। एक ज़माना रहा होगा, लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता, बल्कि पेरेंट्स बेटा से ज़्यादा बेटी पर ध्यान रहता है। उनका रहता है कि मेरी बेटी, जो आपकी चिंता है कि मेरी बेटी बहुत जागरूक हो, मेरी बेटी बहुत अच्छी हो, मेरी बेटी बहुत योग्य हो, हर पेरेंट्स की चिंता में शामिल है। तो हर पेरेंट्स, हमें लगता है कि बेटा बेटी को आज के समय में तो इक्वल, तो क्या बल्कि बेटी को ज़्यादा मुझे लगता है कि ध्यान देते हैं कि बेटी अच्छी हो। राइट। एक स्पेशल क्वेश्चन है सर, सबकी लाइफ में एक स्पेशल मोमेंट आता है, एक प्राउड मोमेंट आता है। सर आपकी लाइफ में भी ऐसा प्राउड मोमेंट तो आया ही होगा, सर प्लीज आप शेयर कीजिए। हमने सही बताया बेटा, कभी प्राउड मोमेंट फील ही नहीं किया। ओके। मैंने ना तो नौकरी के चढ़ाव में किया, ना अपनी लाइफ के उतार में किया। उतार में तो होता ही नहीं है कुछ, लेकिन चढ़ाव कुछ नहीं। नौकरी मेरी लगी तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता भी नहीं हुई, क्योंकि जब मैं जॉब में आया तो जॉब से जितना मुझे मिलता था उससे ज़्यादा मैं पढ़ाता था बच्चों को, कोचिंग पढ़ाता था, तो उससे ज़्यादा मुझे लाभ मिलता था। तो मैंने बस मैं जो है जब दतिया में पढ़ाई कर रहा था, मैं पीताम्बरा माई के मंदिर जाता था, तो माई से एक बार मांगा कि माई ऐसा हो जाए कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो जाऊं। तो मैं कॉलेज में एडोक पर प्रोफेसर हो गया।
फेस एक बार ऐसे ही खड़ा था, माई से कहा माई ऐसा हो जाए कि मेरी प्रशासन में नौकरी लग जाए, भले ही बहुत छोटी लग जाए। तो प्रशासन में सबसे छोटी नायब तहसीलदार होती है, तो मेरी नायब तहसीलदार लग गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कभी देवी माई से मांगना नहीं पड़ा, वो अपने आप ही करती गई। जी और जो एक भाव है ना, मुझे परेशानी में ज़्यादा दुख होता है, और मुझे अत्यंत अच्छे काम में प्रसन्नता में भी ज़्यादा अच्छी प्रसन्नता नहीं लगती, बल्कि अधिक प्रसन्नता में थोड़ा सा ये लगता है कि अधिक प्रसन्नता हमारी खुशियाँ ना छीन ले, तो ज़्यादा प्रसन्नता भी ना आए, तो एक एवरेज चलता रहे। ओके ओके सर। हाँ सर, हाल ही में एक दो घटना घटी सर। 14 अगस्त को आपकी माता जी हम सबको छोड़कर चली गई सर। उनकी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं सर। ऐसा कोई मोमेंट है उनके साथ, आपके साथ उनका, जो आपको बहुत याद आता हो? क्योंकि जो बेटा और एक माँ का रिलेशन एक बहुत गहरा होता है, और वो उसकी पहली दोस्त होती है और जिंदगी भर उनकी दोस्त रहती है सर। आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हो उनके साथ? माँ के साथ एक किस्सा होता ही नहीं है। माँ के साथ तो अनेकों किस्से होते हैं, जन्म से लेके हर पल किस्से ही किस्से होते हैं। राइट। तो मुझे तो याद ही नहीं कि कोई मोमेंट ऐसा रहा, बट हर मोमेंट मुझे लगता है कि हर जो हमारी सांस है उस पर माँ का अधिकार है। एक उनकी और आदत जो आप मिस करते रहते हैं? मैं तो उन्हें हर वक्त ही मिस करता हूँ, हर वक्त हर पल मिस ही करता हूँ। और सही मायने में बच्चा देखो तो अपने माँ की प्रतिकृति होता है। मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे में, या बॉयज़ हो गर्ल्स हो, किसी में भी पिता से अधिक माँ के ही संस्कार आते हैं। मुझे लगता है पिता तो पूरा संरक्षक होता ही है, बट मुझे लगता है कि माँ का ही, माँ पिता दोनों का अहम भूमिका है, बट माँ होती है। माँ का जो ऋण है वो मुझे लगता है कि पिता के ऋण से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन माँ के ऋण तो इतने हैं कि वो, जैसे आपने कहा, कोई मोमेंट तो हर मोमेंट माँ का है, हर मोमेंट माँ का है। राइट सर। आपकी कुछ ऐसी हॉबीज थी पास्ट में और अभी आप उनको फॉलो कर रहे हैं? काम करना, काम करना। एक ही मोमेंट, एक ही हॉबी, काम करना। जब पढ़ते थे तो अगर हम 17-18 घंटे नहीं पढ़ पाते थे तो मुझे फीवर आ जाता था, बुखार आ जाता था कि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। तो मैं सोचता था कि मुझे फीवर क्यों आया, तो मैं पढ़ नहीं पाता था। अगले दिन मैं अगर 20 घंटे पढ़ लेता तो ठीक हो जाता था। और उसके बाद चूंकि नौकरी में आए तो नौकरी में फिर उसको काम में कन्वर्ट कर लिया कि उतना काम मुझे कम से कम 18 घंटे तो करना ही है। ओके सर। आजकल 2 कॉलम चल रहे हैं, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए? मुझे लगता है दोनों करना चाहिए। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। यदि बच्चे हमसे कहा जाए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क स्मार्ट बनाता है बहुत, वो स्मार्टनेस ज़्यादा लंबी नहीं चल पाती, बट हार्ड वर्क हमें लगता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, जो आपने कहा, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो कड़ी मेहनत करते हैं वो, मैंने पहले भी बताया, कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। वो डेफिनेटली जो कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें हार्ड वर्क करते हैं, उन्हें सफलता उन्हें मिलना ही है। मिलना ही है, वो सफल होना ही है। उसका किसी भी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में करे आदमी, घर के क्षेत्र में करे, कहीं पर भी काम करे, बट हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं। सर, एक नेवर गिव अप वाली क्वालिटी होती है। मतलब आजकल बच्चे कुछ भी हुआ, कुछ भी डिमोटिवेटेड हुआ, उनके साथ ऐसी घटना घट गई तो वो गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। तो सर वो गिव अप ना करे, उनको आप ऐसे कुछ सजेशंस दीजिए। अभी हमारी बेटी ने तैयारी की थी 12th में, तो उसने बहुत जी जान से पढ़ा, तो वो पढ़ती रही, उसका जेईई क्वालिफाई हुआ, फिर उसने एडवांस दिया, उसका एडवांस नहीं हुआ, तो वो डीमोटिवेट हुई। तो जब मैं घर गया तो वो रोने लगी। तो मैंने जो आपको कविता बताई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी की, मैंने उसे याद कराई। मैंने कहा बेटा तुम मेरे साथ शब्दों को रिपीट करो। मैंने उसे अपने साथ कम से कम आधा घंटा अपने साथ उसको हाथ पे लिटा के अपने सब वो अटल जी की कविता याद करा दी।
कविता याद कराने के बाद अभी फिर कुछ दिन बाद उसको वो नहीं मिला तो NIT रायपुर मिल गया माइनिंग। तो मैंने उससे बात की तो बोल रही थी नहीं पापा मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज मिला है। तो मैंने कहा बेटा हमने तुम्हें जो कविता याद कराई थी वो फिर से रिपीट करो। तो उसने रिपीट की, मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को वही जो बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपनी बेटी को भी समझाया तो बेटी बोल रही थी नहीं पापा आपने मुझे ठीक याद कराया। तो मैं हर बेटी से हर बेटे से यही कहूँगा, हारना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पंक्तियाँ जो लिखी हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही रणनीतिक तरीके से लिखी हैं। उससे कोई भी बच्चा ना गिव अप कर सकता है ना डिमोटिवेट हो सकता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो बच्चे 3 लाइन याद कर लें उनकी तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। मुझे लगता है वो और वो वाक्य भगवत गीता के वाक्य हो जाते हैं कि कर्म करते जाओ, कर्म फल की चिंता मत करो। और जो आपने एक हार्ड वर्क कहा है, ये तीनों को मिला दें तो मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा ना तो गिव अप करेगा, उसका जो लक्ष्य है उसे वो प्राप्त होगा और वो बच्चा जो चाहे वो कर लेगा। दुनिया की ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जो वो ना कर पाए। 17-18 घंटे हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा बच्चे को। और फेल पास बच्चे को सोचना ही नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन का बता दूं, मैं हायर सेकेंडरी में 96 में फेल हो गया। मेरी जो है दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अब 2 में आई तो फादर हमारे पिताजी नाराज हुए। हमारी माताजी कभी नाराज नहीं होती थी, बोली कोई बात नहीं। पिताजी बोले नहीं नहीं गलत बात है। पिताजी ने डांटा, माताजी ने पुचकारा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, 11th में बहुत पढ़ा था हायर सेकेंडरी में। मुझे सरस्वती माँ की कृपा से मुझे किताब याद हो जाती थी। बट मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने क्या गलत किया। तो मेरे साथ हुआ तो मैंने अगले साल कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे ही परीक्षा दी तो फिर बायोलॉजी में सप्लीमेंट्री आ गई। लेकिन मैंने वो पढ़ाई एक दिन की थी, पूरी साल नहीं पढ़ा था, ये मेरी गलती थी। फिर मैंने जब वो एक बार सप्लीमेंट्री आई तो पिताजी ने उसमें बहुत डांटा मेरे। पिताजी ने कहा ये तो गलत बात है, वो डांटा ही उन्होंने और कुछ नहीं बोला। बट मैंने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बदली। उस समय लाइट हमारे गांव में नहीं होती थी, लालटेन वगैरह होती थी। तो मैंने तैयारी की, मैंने जो किताब याद की थी वो किताब हटाई, दूसरी किताब खरीदी। उस समय 2 या 5 रुपए की आई थी, फिर उसे पूरी याद कर ली। और जब मैंने वो परीक्षा दी तो मेरे 100 में से 89 बायोलॉजी में आए। जब 89 आए तो प्रिंसिपल साहब जो थे, नाहर साहब, मुझे याद है, उन्होंने बोल के रखा था कि जब ये बच्चा मार्कशीट लेने आए तो मेरे पास लाना। प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया, बोले तुम फेल क्यों हुए थे? मैंने कहा सर लंबी कहानी है। उन्होंने कहा बताओ। तो मैंने फिर वही कहानी बताई, सर मैं पढ़ा था कुछ नहीं हुआ था, इस बार मैंने बिना पढ़े दिया। बट मैंने इस बार पढ़ के दिया। तो उन्होंने कहा तुम इस बात पे विश्वास रखो कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो फिर मैंने जो उनकी बात थी मुझे याद रही। फिर मैंने 12th में पूरी साल पढ़ाई की तो मेरी 50% बनी। फिर मैंने BSc में एडमिशन लिया, पूरी साल पूरी मेहनत से पढ़े, फिर 50% बनी। फिर मैंने MSc किया, पूरी मेहनत से दिया तो मेरा 59% बनी। MSc फाइनल किया तो वो 62 बनी। तो फिर वो एक रिदम हमें मिल गया, पढ़ना आ गया, दूसरे शब्दों में कहें तो। लेकिन वो मेहनत है, बच्चे करते जाएं। तो मैंने अपना ही बताया कि मैं हायर सेकेंडरी में 2 बार फेल हो गया। बट फिर 2 बार फेल होने के बाद मैंने इस बीच एक नौकरी भी की, पोलर एंड फैन टेस्टिंग इंस्पेक्टर रहा नोएडा में 87 या 88 में। बट लेकिन फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। वही कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। राइट सर, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सर हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन पॉलिसी हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या फिर ऐसे रूल्स आने चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके हमारे इंडिया में एजुकेशन पॉलिसीज के प्रति? हमारा सोचना ये है, सरकार जो एजुकेशन पॉलिसी लाती है उसमें हमारी सरकार में जो बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह और माननीय केंद्र सरकार में बैठे हमारे सभी माननीय के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है बहुत ही अच्छी पॉलिसी होती है। उनका बस अक्षरशः पालन सभी इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए। अक्षरशः पालन करने से और बच्चों को लगातार मोटिवेट करने से हमें लगता है कि बच्चों का संपूर्ण डेवलपमेंट होता है। ओके सर। सर आपके विचार क्या हैं, कैसे हमें हमारा जीवन जीना चाहिए?
इस बात के लिए आपके क्या विचार हैं? हमें ऐसा लगता है बेटा कि सादा जीवन उच्च विचार। विचार एक ही हो कि हम कुछ परिवर्तन कर सकें। उसमें आवश्यक नहीं है कि हम किसी सेवा में हों। हम परिवर्तन पहले खुद का करें। हम Right. अपने अंदर अच्छे आचरण लाएं। अगर सबसे पहले हम हमेशा सही बोलें, सत्य बोलें और हमेशा एक सुंदर आचरण करें, ऐसे आचरण करें जो सबके सामने हम कह सकें कि मेरा आचरण ये है। कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो हम सबके सामने नहीं कह सके कि मेरा ऐसा आचरण है। और मुझे लगता है कि जब हम अच्छे होते हैं तो एक अच्छे नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे चूँकि हम अपने देश में हैं, अपने देश की माटी हवा सब लेते हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपने राष्ट्र के लिए एक सबसे पहले अच्छे नागरिक बनना चाहिए। अच्छे नागरिक बन जाते हैं तब हम निश्चित रूप से अच्छे कार्य कर पाते हैं और उसका लाभ एक समाज को मिलता है या एक स्थान को मिलता है और वो स्थान अपने राष्ट्र के काम आता है। जी सर, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे कि डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए हमको क्या क्या रूल्स अपनाने चाहिए? मार्ग से हम भटक जाते हैं, तो आप प्लीज मार्गदर्शन कीजिए ताकि डिसिप्लिन लाइफ हम जी सके। हमारा ऐसा कहना है कि डिसिप्लिन हर व्यक्ति के घर से ही निकलता है। बच्चे सबसे अधिक अपने घर में रहते हैं। आदमी कहता है नियम कानून घर में ही होते हैं। मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो पालन करना चाहिए। उसके बाद स्कूल जाना है तो एक डिसिप्लिन है कि इतने बजे क्लास में पहुंचना है, इतने बजे छोड़ना है। तो मुझे लगता है कि सारे डिसिप्लिन से जब विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थियों को घर और अपने विद्यालय तक सीमित ही रहते हैं और सभी को जो फिर उसके बाद में वो जैसे आपने कहा विद्यालय के अपने नियम हैं, घर के अपने नियम हैं। मुझे तो लगता है कि आधे से अधिक नियम घर के ही हैं। अपन लोग स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे रहते हैं, बाकी घंटे लगभग 16 घंटे तो घर में ही रहते हैं। तो 6 7 8 घंटे सोने में चला गया, 6 7 8 घंटे डिसिप्लिन पालन करने में चला गया, जो मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी के बनाए हुए हैं, तो उनको पालन करना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि डिसिप्लिन ऐसा हो जो सबको सुंदर लगे, सबको अच्छा लगे। कई बार अपन देखते हैं कई बात व्यक्तियों को चुभने लगती हैं, वो इनडिसिप्लिन है। जो चुभती नहीं है वो डिसिप्लिन है। ओके सर, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस हैं सर, ऐसे 3 लॉस आप बता सकते हैं जो कि बिल्कुल सही हैं? मुझे तो लगता है हम जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठ कर के हम ये कहेंगे सभी लॉ एकदम सही है। सारे नियम कानून जो बनाए गए हैं बड़े विधि वेत्ताओं द्वारा और हमारे संवैधानिक संस्थानों से और संवैधानिक दायरे में आकर के बनाए गए हैं, जिनकी व्याख्या हर एंगल से पूर्ण रूप से सही है। जो भी नियम कानून या संवैधानिक रूल्स हैं बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं वो हमारे संविधान के दायरे के भीतर बनाए जाते हैं। तमाम एक्ट्स बनते हैं, अधिनियम बनते हैं और वो जो बनते हैं वो आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो सभी को उनका पालन करना चाहिए और सभी के सब रूल्स और नियम सभी लोगों के लिए हैं, तो सभी को उनका पालन करना चाहिए। और सभी रूल्स आम जन के ही लिए, कोई भी रूल्स हो आम जन को ध्यान में रख करके ही बनाए जाते हैं कि उनकी व्यवस्थाएं कैसे रहें, उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं हो, कोई भी गलत व्यक्ति दंडित होने से वंचित ना रहे और जो व्यक्ति कोई अपराध नहीं करे, कोई गलत कार्य नहीं करे, वो दंडित नहीं हो। ऐसे हमारे संविधान की मंशा है, ऐसे हमारे माननीयों की मंशा है। सर, जैसे अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जानते ही हैं, फ़ोन लैपटॉप कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, साथ ही ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस भी चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं। तो आप बताएंगे कि ऑनलाइन ज़्यादा सही है कि ऑफलाइन ज़्यादा सही है? हमारा सोच तो ये है कि बच्चों को कोचिंग संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि नहीं लेना चाहिए और लेना चाहिए, दोनों ही बातें हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि गाइडलाइन मिल जाएगा तो उन्हें ले लेना चाहिए।
तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो। थैंक यू एवरीवन, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ अनुभव की बातें। तो फिर मिलते हैं नई कहानियों और नए अनुभवों के साथ। जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।